प्लेलिस्ट पर जाके देखिए, मिलेगा। आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स का, साइंस का चाहिए तो साइंस का। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग 31 दिसंबर 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे। ये सेट नंबर 15 होगा आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 क्लास 6 से लेकर 8 तक है, व्याख्या हल सहित। ठीक है, तिथि 31 दिसंबर 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का है? 31 दिसंबर 2021 का। हम लोग सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे। चलिए देखते हैं, पेडागोजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है, अवधि को क्या कहते हैं? जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कह रहा है किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। यानी विकास की उस अवधि को किशोरावस्था कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में क्या है, बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत बहुत सी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। ठीक है, इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जाता है? किसको संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, तो माता पिता ने उसे बहुत सारी पुस्तकें ला कर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। ठीक है, उदाहरण से विकास को आनुवंशिकता और परिवेश की बीच अंतःक्रिया का क्या है? अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोरावस्था। यानी विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित है? जैसे स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। कौन होगा? किशोरावस्था। यानी कह रहा है विकास की किशोरावस्था में निम्न लक्षण समाहित है, जैसे स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था के तनाव, तूफान और संघर्ष का काल भी कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, सही संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। बी कह रहा है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्थान बच्चे के जीवन से अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। और सी कह रहा है, मीडिया और परिवार समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। ठीक है, और डी कह रहा है, द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई संस्था बच्चे के जीवन में अलग अलग समय अवस्था पर प्रभाव डालती है। यह कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जीन पियाजे। यानी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया? कौन है? जीन पियाजे। अब आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन नंबर सी है, जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। यानी बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेब बायोस्की ने समर्थन नहीं दिया था? कौन ने है? अब है इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कह रहा है अध्ययन अधिगम के संदर्भ में प्रतिपादित अध्यापन तकनीक को ले बायोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए
बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेबायोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? किस रूप में? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निजी वाचन। क्या है? निजी वाचन। ठीक है, यानी किसी पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेबायोस्की निजी वाचन के रूप में संबोधित करते हैं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंस को हलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता से है। ठीक है, यानी कह रहा है लॉरेंस को हलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांत के आधार पर उचित ठहराता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियमों के प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वयन अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में क्या किसको बढ़ावा देता है? किसको बढ़ावा दे रहा है? सहभागी अधिगम को। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों के समूहों में कार्य देकर समन्वयन अधिगमन कार्य का क्या कर रहा है? कार्य देकर समन्वयन अधिगमन कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके विद्यार्थियों के सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है। सहभागी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को शैक्षिक और सामाजिक अनुभवों में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? कौन से किया गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक। भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीतिक को किया गया है। यानी कह रहा है बहुविकतात्मक प्रज्ञा या बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर 1983 में प्रतिपादित किया गया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुप्रकारनीय होता है। उन्होंने 8 प्रकार की बहुविधि बताई, जो जैसे कि व्यक्तिगत पर बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, व्यक्तिक स्व बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, तार्किक गतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। अब 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चे में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? किसका प्रयोग टालना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है लड़कियां कला में अच्छी होती है और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं जैसे वर्गीय उत्कीर्ण का प्रयोग करना। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन। एक कह रहा है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। सरकार कहता है प्रगतिशील शिक्षण के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से निर्देश दिए जाएं और मानक विधियों से उनको आकलन किया जाए। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दोनों गलत है। क्या है? दोनों कथन गलत है। अब 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? किस प्रकार किया गया? तो ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कह रहा है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति। 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति। ठीक है, यानी क्या कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए सभी छात्रों के प्रगति कार्ड जिसे स्कूलों द्वारा अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। प्रगति कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी छात्र के वर्तमान रिपोर्ट कार्ड नई शिक्षा नीति का स्थान लेगा। नई नीति के तहत छात्रों को प्रगति कार्ड जारी किया जाएगा जो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरणा
डोमेन के प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति के साथ साथ विशिष्टता को विस्तार से दर्शाता है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है? कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है, भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, यानी कह रहा है भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। ये प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है। आलोचनात्मक से स्पष्ट है कि सुसंगत मानदंडों का उपयोग करके हमारे द्वारा उत्पन्न या प्राप्त जानकारी को ठीक से व्यवस्थित, सत्यापित और मूल्यांकन करने की क्षमता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है, उनके सफलता समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? क्या बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा को क्या करना? निर्धारित करना। अब 17 नंबर क्वेश्चन, अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किस ओर इशारा करती है? किस ओर करती है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता की विकार, ठीक है, अवधान न्यूनतम अक्रियाशीलता विकार। अब 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता, अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को, जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, महत्वपूर्ण रूप से बाधित रहता है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी बौद्धिक क्षति। क्या है? बौद्धिक क्षति। कर रहा है, बौद्धिक क्षति वह स्थिति है जिसमें तार्किक अधिगम, सामान्य समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है, उसको महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है। बौद्धिक क्षति एक सामान्यीकृत मानसिक रोग है। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अभिकथन ए। ठीक है, समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों मुख्यधारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखे। और कारण आर कहता है, इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, यानी कर रहे हैं समावेशन का तात्पर्य है अधिगम एक अति कठिनाई महसूस करने वाले बालकों को पृथक रूप से नहीं बल्कि समान विद्यालय में समान बच्चों के साथ सिखाया जाना चाहिए। कारण आर कह रहा है, इस प्रकार रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती है। यह कारण गलत है क्योंकि इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार नहीं करती है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी चिंतन। क्या होगा? अभिसारी चिंतन। यानी अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं है, जबकि सृजनात्मकता में महत्वपूर्ण कारक है। पहला है मौलिकता, दूसरा है प्रवाह, तीसरा है लचीलापन। तीसरा क्या है? लचीलापन। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? क्या क्या होंगे ज्ञान के स्रोत? अब ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यानी एक सामाजिक संरचना कक्षा में ज्ञान के लिए अखबार, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक, लोक कथाएं स्रोत होंगे। सामाजिक संरचनावादी कक्षाओं में सहयोगात्मक अधिगम साथियों की परस्पर क्रिया की एक प्रक्रिया है। ऐसे कक्षा में बालक अखबार, पुस्तक, लोक कथाओं के माध्यम से भी सीखते हैं। अखबार से पता चलता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब है बेकन के मतानुसार पाठ्यपुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी से तैयार की जाती है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, अधिगमनकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, यानी अन्वेषण और पूछताछ, संप्रयोग और चिंतनशीलता। ठीक है, और चौथा कह रहा है सही विकल्प, ये बहस और चर्चा। ठीक है, यानी कह रहा है अधिगमनकर्ता की सक्रिय संलग्न के लिए अन्वेषण और पूछताछ,
संप्रयोग और चिंतनशीलता तथा बहस और चर्चा आवश्यक है। अन्वेषण और पूछताछ से बालक की तर्क शक्ति का विकास होगा। बालक पहले खोज करेंगे, उसके बाद उस पर पूछताछ करेंगे कैसा हुआ और क्यों हुआ। ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, अधिगमनकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? किस ओर इशारा करता है? ऑप्शन नंबर ए, खोजी अधिगम। कौन है? खोजी अधिगम की ओर इशारा करता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में वैकल्पिक धारणाएं क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उनके अंतः प्रज्ञानजन्य सहज ज्ञान सिद्धांत को दर्शाता है। उनके अंतः प्रज्ञानजन्य सहज ज्ञान सिद्धांत को क्या करता है? दर्शाता है। बच्चे में वैकल्पिक धारणाएं उनके अंतः प्रज्ञान सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाता है। सहज ज्ञान अधिगम प्रक्रिया का एक समान हिस्सा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक यह स्वीकार करता है कि बच्चे सोचने में सक्षम है। वे स्वाभाविक रूप से हमारे रोजमर्रा के अनुभव से विचारों का निर्माण करते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए, किशोरों के कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। यानी किशोरों के कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे क्या करना? मौके प्रदान करना चाहिए। कारण आर कहता है सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है। यानी कह रहा सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा अधिगम कार्य करना आसान रहता है। इसमें सभी बालक अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करते हैं, जिससे सभी बालकों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कह रहा होगा। यानी कह रहा है ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। स्कीमा में रूपांतरण की क्या करे? मांग करे। अब विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन के प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी सामग्री देनी चाहिए जो मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा में रूपांतरण की मांग करे। विद्यार्थियों को जब चुनौतीपूर्ण कार्य मिलेगा तो वह उनके समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन, अब योग्यता की कौन सी धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वृद्धिशीलात्मक। क्या होगा? वृद्धिशीलात्मक। योग्यता की वृद्धिशीलात्मक धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। योग्यता एक अवधारणात्मक रूप से व्यापक शब्द है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, अब एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो क्या होगा? यानी पहला स्टेटमेंट कर रहा है औसत रूप से कठिन, दूसरा कर रहा है पाठ्य सामग्री के प्रत्यास्मरण पर आधारित, तीसरा कर रहा है पुनरावृत्ति और यांत्रिक, चौथा कर रहा है सामूहिक कार्य। ठीक है। कौन होगा? यानी सी कर रहा है पहला और चौथा होगा। ठीक है। पहला कर रहा है औसत रूप से कठिन और चौथा कर रहा है सामूहिक कार्य। ठीक है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है जब एक विद्यार्थी को किसका एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और यहाँ पे होगा क्रोध का एहसास होगा यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। यानी गर्व और क्रोध। अब है कह रहा है विद्यार्थियों के अंदर गुस्सा आएगा जिससे वह क्रोधित हो जाएगा, दूसरे की वजह से वह असफल हो गया। ठीक है। यदि बालक खुद असफल होता है तो वह उतना क्रोधित नहीं होता है जितना दूसरे पर बाह्य कारणों के द्वारा होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन, अब माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदाय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए संप्रदाय से जोड़ना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से नए संप्रदाय को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है। गणित एवं विज्ञान। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें
893304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, निम्न में से कौन होगा। ठीक है, इस संख्या को क्या करेंगे, इस संख्या को भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग विधि से, तो भाग विधि से निकालेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसमें से वो घटा देंगे, रिमाइंडर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 945 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 945 का क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सही है। ठीक है, कह रहा है पहला स्टेटमेंट, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, कैसे होगा, अगर हम 13 14 जोड़ते हैं तो क्या वो अभाज्य होगा, नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है। तीसरा कह रहा है, अब दो एकमात्र एक सम अभाज्य संख्या, हाँ एक दो ही ऐसा है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, और चौथा कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक होती है, नहीं सबसे छोटी संख्या क्या होती है, अभाज्य, दो होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए अब है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी हैं, प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों के अधिकतम समान माप वाले समूह वाले विभाजित किए जाने वाले समूहों की संख्या है, क्या होगा। सबसे पहले चलिए देखते हैं, पहले सेक्शन के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 18, अतः अधिकतम समान माप वाले यानी क्या करेंगे, समान समूह वाले यानी 6 के 6 करेंगे तो कितना हो जाए, 6 6 6, तो 6 त्रिका 18 यानी विद्यार्थी होंगे, इसलिए कितने समूह बनेंगे, 3। ठीक है, 6 त्रिका 18, 3 6 6 कर देंगे, 6 6 6, तो 3 को समूह बन जाएगा 6 6 का। ठीक है, अब इसी प्रकार 24 विद्यार्थियों के समान माप में वाले का 6 6 करेंगे तो कितना समूह बनेगा, 4 को समूह बनेगा। क्या करेंगे, कुल समूहों की संख्या 3 + 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 7। ठीक है, अब ये है वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसको क्या करेंगे, -2 को क्या कर उलाट देंगे तो ये इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका मान, 1/25 आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि इतना और इतना के योग को p × 10 के पावर n के मानक रूप में व्यक्त किया जाए तो 2p + n का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 14.7, जो कि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक CBSE बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अब है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, उस बहुभुज में कितने, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक बाह्य कोण कितना, 360/n। सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, 2n - 4 × 90 डिग्री बटा n होता है। ठीक है, यानी प्रश्न अनुसार 360/n मानो रखने पर क्या हो जाएगा, 1/4, यानी इसका पावर n है। ठीक है, अब है 2n - 4 = 16, तो n = 20/2, यानी आंसर 10। अब बहुभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाएं संख्या 10 हो गई। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर। अब ये स्टेटमेंट ए कह रहा है, एक अभिष्ट में 8 समित रेखाएं होती है। आर कहता है, एक सम बहुभुज में समित रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी है, ए सत्य है परंतु आर सत्य है, ए असत्य है परंतु आर क्या है, सत्य है, ट्रू है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यानी कह रहा है यहाँ पे 8 गो सम अष्टभुज बनाया गया है। ठीक है, कितना, 8 गो। अब एक सम अष्टभुज में 8 समित रेखाएं होती है, कारण एक सम बहुभुज में समित रेखाओं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। जैसे सम बहुभुज समित रेखाओं की संख्या, सम बहुभुज 3 समित रेखाएं होती है, वर्ग 4 समित रेखाएं होती है, सम पंचभुज 5 समित रेखाएं होती है, अतः ए असत्य है परंतु आर क्या है, सत्य है। अब 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, सभी आयत वर्ग हैं, सभी आयत क्या है, वर्ग है। दूसरा कह रहा है, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, सभी समचतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तीसरा कह रहा है, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज नहीं है, सभी वर्ग क्या है, समानांतर चतुर्भुज नहीं है। चौथा कह रहा है, सभी वर्ग समलंब है, सभी वर्ग क्या है, समलंब है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 4 सही है। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में अधोलिखित कथन सत्य, जैसे कि पहला कह रहा है, सभी समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज है, सभी वर्ग समलंब है, सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है, विभिन्न परिचयों पर 125 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, इन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है।
राज बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकालता है। इस पर्ची पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? भाज्य संख्या, सबसे पहले देखिए भाज्य, ठीक है, भाज्य संख्या 1 से 25 तक भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 24, ये जहाँ तक भाज्य होती है 25 के अंदर में, ठीक है। तो कुल कितने हैं? 15 है। कुल घटनाएं कितने हुई है? 25। कुल घटनाएं कितना है? 25 तक है। तब निकाली गई पर्ची पर एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कुल संभव घटनाएं, कुल संभव घटना बटा कुल घटनाएं, यानी 15/25 यानी 3/15, 5 आंसर होगा, ठीक है, कट कटा के। अब 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आंकड़े इतना के माध्य माध्यक बहुलक तथा परिसर का माध्य क्या है होगा, ठीक है, यानी तीनों का चारों का क्या माध्य क्या होगा लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो n बराबर कितना? 10 हो गया। n बराबर 10 हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा? 4 होगा। बहुलक इसका क्या होगा? यानी इसका 4, ठीक है। अब बहुलक कितना? 4, परिसर 13 - 1 यानी 12, माध्य 5, माध्य कितना है? 5। अतः माध्य माध्यिका का बहुलक और परिसर का माध्य निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 6.25 होगा, 6.25। अब 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोबारा बनाने पर लोहे की एक बेलनाकार छड़ी की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाती है। इसकी नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका नई छड़ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले माना पहले बेलनाकार छड़ की लंबाई h है, पहले बेलनाकार छड़ की लंबाई h है, त्रिज्या r है, तब आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। बेलनाकार छड़ की आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। चूंकि दोबारा बनाने पर बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की 16 गुनी होती है। दोबारा बनाने पर बेलनाकार छड़ की लंबाई मूल लंबाई की कितनी होती है? 16 गुनी होती है। h बराबर क्या हो गया? 16h। त्रिज्या क्या हो गया? r। आयतन क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर यानी 16h बराबर दूसरा समीकरण पहला और दूसरा से पाई r स्क्वायर h बराबर पाई r स्क्वायर इंटू 16h। चूंकि बेलन एक ही है अतः आयतन समान रहेगा। आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा। अब है r स्क्वायर बाई 16 बराबर r स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 16 r स्क्वायर, r बराबर r बाई 4, अतः नई त्रिज्या मूल त्रिज्या की 1/4 गुनी हो जाएगी। अब है 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक बंद आधार का अर्धवृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? 81:77, 81:77। तार बराबर होता है 144 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वर्ग है, यानी तार हो गया 144 सेंटीमीटर और बंद आधार का अर्धवृत्त। तार के टुकड़े की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप 144 गुने 4 गुने ए बराबर 144/4 यानी पहला। तार के टुकड़े की लंबाई बराबर अर्धवृत्त का परिमाप बंद आधार वाले 144 बराबर 2 पाई r बाई 2 प्लस 2r, ठीक है। अब है 144 बराबर पाई r प्लस 2r। अब है 144 बराबर 22/7 r प्लस 2r। 144 बराबर 36r/7, r बराबर हो गया 144 गुने 7/36 यानी 28 सेंटीमीटर दूसरा, ठीक है। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल बटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका मान रखने पर क्या हो जाएगा? 81/77, 81/77 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब का परिमाप क्या होगा? क्या होगा? चलिए देखते हैं। कह रहा है 17 सेंटीमीटर यानी समलंब में भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है, यानी समलंब में भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समानांतर होता है। अतः ए बी बराबर डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के। चूंकि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की लंबवत दूरी, यानी 512 बराबर 1/2 ए प्लस बी इंटू 16, ठीक है। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 64 आ गया। अब आते हैं समलंब का परिमाप, यानी समलंब का सभी भुजाओं का योग, यानी 17 + 23 + 64 कितना हो गया? 104 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि मोटे कागज का सीट 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटें का भार 3 सहित 1/2 किलोग्राम होगा, ठीक है। यानी 40 ग्राम सीटें संख्या कितना? 12 है। 1 ग्राम सीट संख्या 12/40 सीटें, ठीक है, 1 ग्राम। जब 1 ग्राम निकाल दिया है तो यह दिया 3 सहित 1/2 kg यानी 3500 ग्राम भार की सीटें, 12/40 यानी 3500 यानी कितना? 1050 सीटें, ठीक है। ये दिया है व्यंजक, ठीक है। इसका गुणनखंड करना है।
तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तो सब कोई कर सकता है, ठीक है। 25x², एक को अलग कर दीजिए, किसको करिए, ठीक है। सबसे पहले 25x² को अलग कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। a² - b² फॉर्मूला पर रख के इसको क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 कह रहा है 3m - 1/3m = 3, वेयर m बराबर नहीं है 0 के, तब तो m² + 1/81m² का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है 3m - 1/3m = 0, सॉरी 0 नहीं 3, दोनों पक्षों को 3 से भाग देते हैं। m - 1/9m = 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर m² + 1/81m² - 2m इंटू 1/9m = 1। तो इसको कट कटा के कितना है, 1 सहित 2/9, ठीक है। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इतना के गुणनखंड करना है। सबसे पहले 49 को अलग कर दीजिए और इतना को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इस फार्मूला पर क्या बना सकते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना इतना बराबर इतना है, तो इसका मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है, तब उसका जो मान आएगा उसमें हम x का मान क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब AD है तो 4AD² निम्न में से किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। यानी कह रहा है ये त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब यानी AD = √3/2a, ठीक है। 4AD² = 4 × √3a/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। इतना का मान कटा वटा कितना 3bc² यानी 4AD² = 3bc² होता है, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D पर स्थित है तथा DB को E तक बढ़ाया गया, तो यदि AB = AD और कोण ABE = 120 डिग्री है तथा कोण BCA = 25 डिग्री है, तो कोण CAD का माप क्या होगा, ठीक है। इसका माप पूछ रहा है, यानी कोण CAD बराबर थीटा रख देते हैं। CAD बराबर कितना है, CAD, ठीक है, तो बराबर कितना है थीटा। तो इतना दिया हुआ है, यानी कोण ABE = 120 डिग्री, कोण BCA = 25 डिग्री, ठीक है। यानी ABC, तो AB बराबर क्या है AD, AB बराबर क्या है AD है, ठीक है। कोण ABD बराबर कोण ADB = 60 डिग्री, बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। कोण ADC = 120 डिग्री, सरलरेखाओं की उपस्थिति एक बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो त्रिभुज ACD में इतना बराबर इतना, तो इतना का मान रखेंगे तो कोण CAD में कितना हो गया 35 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूल में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यानी बच्चे अधिगमनकर्ता की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण करना होता है, ठीक है। यानी बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ठीक है। यानी कह रहा है, छोड़िए व्याख्या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ना देखे तो ही सही है, ठीक है। एक मिडिल स्कूल अध्यापक कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखता है, ठीक है। तो 2, 3, 6, 9 अंकों का उपयोग केवल एक बार करते हुए 64 के सबसे समीप वाला दशमलव अंक बनाएं, क्या होगा। तो छात्र ए ने जवाब दिया 62.39 है, ठीक है। और एक छात्र बी ने जवाब दिया 64 के और समीप वाला संख्या लाने के लिए मैं सोचता हूं कि मैं एक बार दोबारा से अंकों को लगा सकता हूं, ठीक है। तो उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होंगे। चलिए स्टेटमेंट पहला कर रहा है प्रश्न छात्रों का उनकी दो दशमलव संख्या की तुलना करने की योग्यता पर आकलन करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है छात्र बी का जवाब गलत है क्योंकि 62.39 सही उत्तर है। तीसरा कह रहा है दिए गए प्रश्न के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है अध्यापक चर्चा शुरू कर सकते हैं और छात्रों की तार्किक क्षमता विवेचना आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पहला और चौथा सही है, ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा से कक्षा में एक प्रभावशाली परिचर्चा का लक्षण है। कौन सा है, स्टेटमेंट पहला कह रहा है यह छात्रों को अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। दूसरा कह रहा है यह प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यता दर्शाने का अवसर देता है। तीसरा कह रहा है यह छात्रों के गणितीय चिंतन को विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भयमुक्त मनोवृत्ति को आत्मसात करता है, ठीक है।
यानी कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पहला और तीसरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब देखते हैं, यानी कह रहा है यह छात्रों की अपनी भ्रांतियों को स्पष्ट करने का अवसर देता है। यह छात्रों के गणितीय चिंतन का विकसित करता है और उनमें गणित के प्रति भयमुक्त मनोवृत्ति को आत्मसात करता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित की प्रयोगशाला के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? कौन सा है? स्टेटमेंट पहला कह रहा है यह चिंतन विवेचन तार्किक क्षमता और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होती है। ऑप्शन स्टेटमेंट भी कह रहा है गणित की प्रयोगशाला में मूर्त पदार्थों को विद्यार्थियों को आसानी से दिया जा सकता है। स्टेटमेंट सी कह रहा है गणित की प्रयोगशाला शिक्षार्थियों के मौखिक कौशल को सुधारती है। और डी कह रहा है यह परियोजना का आधारित अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए होगा। यानी कह रहा है यह चिंतन विवेचन तार्किक क्षमता और समस्या समाधान करने के स्वभाव को विकसित करने में सहायक होती है। ठीक है, अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित की चिंता के कारणों में से एक कारण नहीं माना जा सकता है? कौन नहीं माना सकता? लैंगिक जेंडर अंतर। ठीक है, जेंडर अंतर को गणितीय कारण नहीं माना जा सकता है। अब 56 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्रस्तावित किया गया है कि गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान को एक उपागम के रूप में अपनाया जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझ से संबंधित है। समस्या समाधान संकल्पनात्मक समझ से क्या है? संबंधित है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, अब मिडिल स्कूल का एक अध्यापक अपने छात्रों के लिए आकलन की एक योजना बनाता है और भिन्न पर आधारित निम्नलिखित शब्द समस्या इबारती सवाल देता है। क्या होगा? अब चौरे की मम्मी पिकनिक के लिए कप केक बनाती है। वह अपने दोस्तों के साथ कुछ कप केक खा लेती है। वह गिनती है कि 20 कप केक बचे हैं। वह अपने दोस्तों को बताती है कि उन्होंने कुल कप केक 2/5 वह हिस्सा खा लिया है। तो उसकी मम्मी ने कितने कप केक बनाए थे? अब यानी इसमें दिया गया है कि इबारती सवाल को किस योग्यता के आंकती है, यानी क्या हो जाएगा इसका? पहला कह रहा है स्टेटमेंट एक पूर्ण निर्धारित करना जब एक भिन्नात्मक अंश दिया गया है, पहला आंसर होगा। दूसरा कह रहा है एक संदर्भ में भिन्न राशियों के बीच संबंध को समझना। ठीक है, अब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से एक रचनात्मक कक्षा के गुण है? पहला है छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए कहना, यानी छात्रों को पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में दी गई सभी समस्याओं को हल करने के लिए कहना। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं और समस्याओं को संबंधित करना। तीसरा कह रहा है कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतःक्रिया को सुसाध्य करना। चौथा कह रहा है छात्रों से अधिक प्रश्न पूछना और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? दूसरा और तीसरा सही है। वास्तविक कह रहा है वास्तविक जीवन से संकल्पनाओं और समस्याओं को संबंधित करना। कक्षा के क्रियाकलापों के दौरान छात्रों की अंतःक्रिया को सुसाध्य करना। अब 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति या निम्न स्तरीय उपलब्धियों वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन है? पहला कह रहा है इसका आंसर सी होगा। ठीक है, यानी कह रहा है पाठ्य पुस्तक में से विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देना। पाठ्य पुस्तक में से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए देना। ठीक है, अब 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अध्यापक कक्षा में वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को प्रस्तुत करता है कि एक गांव में 3 समृद्ध परिवार को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। गांव के लोगों को सरकारी योजना से अधिकतम लाभान्वित को लिए एक सर्वे किया जाता है। ठीक है, सर्वे किया जाता है। अब इस स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से माप की कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति गांव के लोगों की औसत आय ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होगी? कौन होगा? माध्यिका। क्या होगा? माध्यिका। ठीक है, अब 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है। आर कहता है माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल से को प्रभावित करती है। ए और बी दोनों सही है। और क्या करता है? ए जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग होता है।
क्या होता है, बृहद्रांश होता है, क्षुद्रांश होता है, क्षुद्रांश होता है। यानी कह रहा है मानव का आहार नाल में क्षुद्रांश में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। ठीक है। अब है 63 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कैटरपिलर झिल्ली रेशम कीट जिस पदार्थ के बने रेशे का स्रावन करते हैं वह होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन के होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, इसका कारण यह है कि क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है अवयवी शोषण होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करने वाला कथन क्या है? धमनियों की भित्तियाँ पतली, धमनियों की भित्तियाँ क्या होती है? पतली होती है। इसका भी आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कह रहा है धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती है। धमनियों की जो भित्तियाँ होती है क्या होती है? मोटी और प्रत्यास्थ होती है और इनमें बल्ब नहीं होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ठीक है। अब 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या होता है? ए है वृक्क, मूत्रनली, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब है 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोई ट्रेन किसी स्टेशन से 6/10/2021 को 22:15 पर चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर 8/10/2021 को 4:15 बजे पहुंचती है। यदि स्टेशनों के बीच की दूरी 828-90 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? ठीक है। चलिए देखते हैं औसत चाल। क्या सबसे पहले तो एक दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है। ए से चला बी तक यानी कितना? 1890 किलोमीटर। 6 को चला है, 8 को पहुंचा है, यानी 22:15 में प्रस्थान में खुला है और 4:15 में पहुंचा है। ट्रेन द्वारा स्टेशन ए से बी तक पहुंचने में कुल समय 6/10/2021 को कुल लगा समय और 7/10/2021 को कुल लगा समय और 8/10/2021 को लगा समय। ठीक है। तो सबसे पहला दिन है 1:45, 1 घंटा 45 मिनट लगा है। दूसरा दिन 24 घंटा, तीसरा दिन 4 घंटा 15 मिनट लगा है। तो पूरा मिला के कितना घंटा? 30 घंटा लगा है और चला कितना है? 1890। तो क्या हो जाए ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है। 1890 बटा 30 यानी 63 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली है ट्रेन। ठीक है। अब है 68 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। ठीक है। पहला कह रहा है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। स्टेटमेंट बी कह रहा है अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। और सी कह रहा है अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब भी बन सकता है। और स्टेटमेंट डी कह रहा है आवर्धन क्या है? आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी क्या होगा? ए और बी सही है। ए और बी क्या है? सही है। यानी ए कह रहा है उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। बी कह रहा है अवतल लेंस सदैव आभासी आकार में छोटा और प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अब है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात जीव जंतु का उल्लेख करती है। ठीक है। और स्टेटमेंट दो कह रहा है यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाली विशेष प्रजाति को प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है यह किसी दिए गए क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जाति की प्रजातियों को उल्लेख करती है। और स्टेटमेंट चौथा कह रहा है यह वनों में सबसे अधिक होती है। यह वनों में क्या होती है? सबसे अधिक होती है। इसका आंसर होगा डी, यानी केवल 3 और 4 होगा। यह कह रहा है यह किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणियों प्रजातियों को उल्लेख करती है और जैविक वनों में सबसे अधिक होती है। अब है 70 नंबर क्वेश्चन। अब है कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन को चुनना है। ठीक है। जो दो है वो गलत है। ठीक है। कोशिका यानी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जो कि यह गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला कह रहा है पहला सही है जो कि कोशिका की आकृति विशिष्ट रूप से उसके कार्यों से संबंधित है। और तीसरा कह रहा है जीवाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। चौथा कह रहा है न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है। न्यूरॉन की क्या होती है? तकली की जैसी होती है। ठीक है। अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के संदर्भ में सही है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कह रहा है शोषण रात और दिन में होता है जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के समय में होता है।
जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, दिन के समय होता है। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिया है, पहला कह रहा है अतिसार और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। दूसरा कह रहा है टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। तीसरा कह रहा है इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु वायरस द्वारा होने वाला रोग है। और चौथा कह रहा है पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु वायरस द्वारा होने वाला रोग है। ये क्या इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 और 4 सही है। यानी इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं। रोग का नाम, वाहक रोग, रोगाकार सूक्ष्मजीव। अतिसार जो कि पैरासाइट बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। क्षय रोग जीवाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है। खसरा वायरस है। पोलियो वायरस है। जुकाम विषाणु है। जुकाम क्या है? विषाणु है। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, समान रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है कौन से हैं? यानी समान रूप से उपयोग किए जाने वाले रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है वह कौन से हैं? कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कह रहा है सोडियम मेटा बाईसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। सोडियम मेटा बाईसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट है। ठीक है। अब 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए बलों पर विचार कीजिए। क्या होगा? यानी इसमें 2 4 5 यानी 2 4 5 सही है। यानी चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल होगा। ठीक है। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 में कह रहा है दाब का SI मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी कह रहा है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी पॉलीथीन की नली को उन्हीं कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए होगा ऋणावेशित हो जाती है, जबकि कपड़ा धनावेशित। कपड़ा क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है। यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तदनुरूपी परावर्तित किरण के बीच का कोण है कितना है? कितना है? 100 डिग्री। कैसे है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समतल हो गया, आपतित परावर्तित। ठीक है। परावर्तित किरण और आपतित किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है। ए से आ रही है, बी से निकल रही है। ठीक है। तो आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच बना कोण परावर्तित किरण एवं परावर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम, कोण AOP बराबर कोण BOQ बराबर 40 डिग्री। कोण AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40 यानी कि कितना हो गया? 100 डिग्री। कितना आया? 100 डिग्री। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट को पढ़िए और सही विकल्प का चुनना है। ठीक है। पहला कह रहा है पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है। और आर कहता है R1 शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। और R2 कह रहा है शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कह रहा है जो R1 और R2 दोनों सही है। R2 एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है। यानी हमारे सौरमंडल के शुक्र को पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। यह पृथ्वी से देखे जाने के चंद्रमा की भांति कलाओं को दर्शाता है जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला है शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे शुक्र चमकीला दिखाई पड़ता है। अब 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का क्या है? अच्छा चालक है। सर्दियों में प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल का फर्श अधिक ठंडा है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक सुचालक है। अब 80 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। क्या होगा? ए होगा डीजल, पेट्रोल, रेयन। बी कह रहा है स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमिनस। सी कह रहा है डीजल, बिटुमिनस, कास्टिक सोडा। डी कह रहा है पेट्रोल, रेयन, पैराफिन, मोम। इसमें से कौन होगा? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्नेहक, पेट्रोलियम, पेट्रोल, बिटुमिनस, डीजल, मिट्टी का तेल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी था। अब 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विज्ञान अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से क्या कभी भी सही नहीं हो सकता है? ये कह रहा है इसमें अवलोकन पैटर्न की पहचान तथा परिकल्पना का
प्रतिमान निहित है। और बी कह रहा है इसमें गुणात्मक या गणितीय मॉडलों का आविष्कार और उनके निष्कर्षों को निकालते हैं। और सी कह रहा है यह निर्णायक प्रमाणों के लिए केवल इंद्रिय जनित आंकड़े पर निर्भर करता है। यानी यह क्या करता है, निर्णयात्मक परिणामों के लिए केवल इंद्रियों जनित आंकड़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है। अब है 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। क्या होगा, विवादास्पद मुद्दे को बचाना, विवादास्पद मुद्दों को क्या करना, बचना। ठीक है। यानी विवादास्पद मुद्दों से बचने के लिए निम्नलिखित कथन तर्क संगत सोच को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। क्या है, संदेहवाहक को प्रोत्साहित करना। अब है 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक प्रक्रिया का सही व्याख्या करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी करता है। यानी यह विचारों का एक संयोजन है जिसका किसी निश्चित क्रम में होना आवश्यक नहीं है, जिसका किसी निश्चित क्रम में होना क्या है, आवश्यक नहीं है। ठीक है। अब है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण गढ़ना, तर्कसंगत अवलोकनों के लिए क्या, स्पष्टीकरण गढ़ना। ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को विज्ञान को समझने और सुगमता पूर्वक करने के लिए प्रोत्साहित करने में निम्नलिखित में से कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी। कौन सी योजना उपयुक्त नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी। यानी कह रहा है विज्ञान प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखना और जिन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचियां नहीं है उनसे मध्यम दर्जे की अपेक्षाएं रखना। ठीक है। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सहायक नहीं है। क्या सहायक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्यों को समय पर जमा कर दें। यानी सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी प्रदत्त कार्यों को समय पर क्या करें, जमा करें। ठीक है। अब है 87 नंबर क्वेश्चन। अब है प्रभावपूर्ण सहयोगात्मक कोलैबोरेटिव अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए समूह कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विषम रूप और छोटा, विषम रूप और छोटा होना चाहिए। ठीक है, विषम रूप और छोटा होना चाहिए। अब है 88 नंबर क्वेश्चन। अब है अंग्रेजी की कक्षा में कहानी सुनाते समय अध्यापिका एक पात्र का उल्लेख करती है जो पीने का पानी लाने के लिए नदी को गई नुकुल। एक विद्यार्थी बीच में टोकते हुए कहता है कि क्या नदी का पानी पीना सुरक्षित है क्योंकि वह तो अपने घर पर प्यूरिफायर शोधक का पानी पीता है। अध्यापिका ने क्या करना चाहिए, अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कह रहा है विद्यार्थी से कहे कि वे चर्चा करके कारण बताए कि सीधे नदी से पानी पीना सुरक्षित क्यों नहीं है। अब 89 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित सुझाव देने में मदद करेगा। क्या करेगा, ऑप्शन नंबर निदानात्मक मूल्यांकन। क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन। अब 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक विद्यार्थी का कहना है कि राजमा के सूखे बीज निर्जीव हैं क्योंकि वे एक मुट्ठी भर कंकड़ से भी अधिक कुछ प्रतीत नहीं होते। अब उसके इस अवलोकन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर ए। यानी कह रहा है बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उसमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। यानी बीज जीवित होते हैं क्योंकि किसी भी उपयुक्त वातावरण में रखने पर उसमें जीवन की सभी प्रक्रियाओं को दर्शाने की क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यानी 90 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब है हिंदी। ठीक है, 91 से लेकर हिंदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 91 से लेकर 99 तक गद्यांश है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद देखेंगे 100 में दिया है कविता में, यानी 100 में जो दिया है कविता से क्वेश्चन है। कह रहा है 100 से लेकर 105 तक मैंने कविता दिया, उसको देख कर करना था। हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन से देखे हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी। यानी शिक्षार्थियों द्वारा द्वितीय विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। अब 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसाधन के रूप में बहुभाषिता क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, डी। यानी कक्षा में शिक्षार्थियों को भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और संस्कृति पहलुओं का प्रयोग करना। अब 108 नंबर क्वेश्चन शिक्षार्थी उपलब्धियों में उन स्तरों को दूसरे
की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारण किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की मदद प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अब 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेघ ने एक ओवन खरीदा। मेघा ने क्या ओवन खरीदा? उसने उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा, विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। अब पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानता है? बारीकी से पढ़ना। क्या है? बारीकी से पढ़ना। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का श्रुत लेख देती है। वह 5 वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह वे बोले गए थे। अब आकलन के लिए शिक्षिका यह कौन सी श्रवण युक्ति अपना रही है? कौन अपना रही है? ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। अब 111 नंबर क्वेश्चन, यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़े तथा इस बातचीत का उस बारे में बताएं। ठीक है। राहुल, हेलो, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया, आप कहाँ थे? करुणा, मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपना माता पिता से मिलने बाहर गांव गई हुई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल, वे ठीक है, धन्यवाद। यानी क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी कर रहा है, यह अंतः क्रियात्मक उद्देश्य है। अंतः क्रियात्मक उद्देश्य है। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग करना। अब 113 नंबर क्वेश्चन, शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? उत्पादक शब्द संपदा। उत्पादक शब्द संपदा के रूप में जाना जाता है। अब है 114 नंबर क्वेश्चन, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? कोश विषयक उपागम। कोश विषयक उपागम के द्वारा। अब 115 नंबर क्वेश्चन है, संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना सीमित अभ्यास में इसे लागू करने में निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान। क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम के जाना जाता है। अब 117 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थी क्या है? शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषा का अधिगम। भाषा का अधिगम कहलाता है। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? किस श्रेणी में रखा जाएगा? सीखने के आकलन। सीखने के लिए आकलन में रखा जाएगा। अब 119 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों के वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वास्तविक वस्तुएं। क्या बोलते हैं? वास्तविक वस्तुएं कहते हैं। 120 नंबर है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर में घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषा अधिगम के कार्य। भाषा अधिगम के कार्य कहलाता है। यहाँ पे हमारा 120 क्वेश्चन फाइनल हुआ। अब देखेंगे संस्कृत। चलिए अब देखते हैं संस्कृत। ठीक है। संस्कृत में 1 से लेकर 135 121 से लेकर 135 तक दिया हुआ है। 128 गद्यांश से 135 श्लोक वाला है। तो 136 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण अबोधय निविष्टान की समुच्चय क्या होगा? विद्यार्थिनां स्वाभिक भाषा स्तरम किदित उन्नत भाषायाम संलग्नम। ठीक है। अब 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
द्रुत पठनेन किम आस्य, क्या होगा ऑप्शन है अर्थ अर्थ ज्ञानस्य क्रियते पठनन। अब 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाषा शिक्षणेन बहिर्वेशन परिकल्पनाएं किम आस्य, क्या होगा विविध परियोजनेन विद्यार्थियों भाषा परियोजना गस्य समर्थन। अब 139 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षका वृत्त पत्रात् एकम अनुच्छेदम चिन्नोति विद्यार्थिनां सक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति तदंतर स तान् श्रवणमाश्रित अनुच्छेद पुनरुच्चादन निर्दिशति। ऑप्शन नंबर ए होगा अधोगामी प्रक्रमण, अधोगामी प्रकरण। अब 140 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाषा निविष्ट ये सूचना केंद्रिता भवन्ति ते सन्ति, क्या होगा विषय वस्तु केंद्रित भाषा निविष्ट। 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अरविंद काजित शब्दान अभिजानाति यदा स श्रीवर्ती पठति च स तान् वाचन क्रमे लेखन क्रमे च प्रयुक्तम न शक्नोति एता शब्दा किम कथ्यते, क्या होगा ए ग्राही शब्दावली, क्या होगा ग्राही शब्दावली। 142 नंबर क्वेश्चन है व्याकरण व्याकरण संरचना विषय अवबोधनम तपस्या प्रयोग च, क्या होगा व्याकरण से प्रक्रियात्मक ज्ञानम। ठीक है। अब 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखितेषु प्रभावकारी लेखन कार्यम किम भवते, क्या होगा समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि व्यक्तिक कार्यों परिवर्त्य च। 144 नंबर क्वेश्चन है लेखनस्य प्रभावकारी आकलम ध्यानम दधात, क्या होगा ए विषय वस्तु व्याकरण नियमनम सुसंगति च। लेखनस्य प्रभावकारी आलम विषय वस्तु व्याकरण नियमन सुसंगति च ध्यानम ददाति। 145 नंबर क्वेश्चन है कुमार उच्चारिते सति पाठ मध्ये व विवक्षा इति शब्दम अभिज्ञातुं शक्नोति किंतु स्वयं प्रयोक्तुं न शक्नोति एवं विधा शब्दावली किम कथ्यते, क्या होगा निष्क्रिय शब्दावली। अब 146 नंबर क्वेश्चन अधोलिखित निर्देश कस्य लेखनम प्रकारणधर्मे आयाति कल्पयुक्त भावन एकम कथा पात्रम स्वेदनिधन स्वभान लिखिता, क्या होगा बाय कालनेन लेखनन। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलम, क्या होगा की अभिप्राय। ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कह रहा है दैनंदिन अध्ययन प्रयोजने नियुक्ता भाषा। अब 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एकस्या लघु कथाया शिक्षण क्रमे पाठस्य निर्माण भवति, क्या होगा कथाया घटना विचाराणाम च क्रमबद्ध श्रवणम। 149 नंबर क्वेश्चन है सचिनी मूल्यांकन अधोलिखितेषु किम सम्मिलिता, क्या होगा सुनिश्चित कालविधिमरन्तरे विद्यार्थिनां भाषा शिक्षणस्य दिष्टानां तंत्रबद्ध संग्रहणम। 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एका शिक्षिका काचित त्रुटि उदाहरण त्रुटि कर्ता क्रम अनुलेखत च संभाषणे उच्चारणे च विद्यार्थिनां ध्यानम आकर्षेत् एतत् स प्रति सप्ताहं करोति संभाषणम उच्चारण च परिसेतु स किम करोति, क्या होगा डी प्रतिपुष्टि, क्या होगा प्रतिपुष्टि। ठीक है, यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।